नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल टोटल लर्निंग में। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं बिहार पैरामेडिकल के लिए दोस्तों साइंस का क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान का। और इसमें दोस्तों हम लोग फिर से 15 MCQ करते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि हम लोग प्रतिदिन 15 MCQ करते हैं। कितना बजे? 8 बजे शाम में। तो जितने भी लोग अभी तक से हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो दोस्तों, आप सभी लोग रेडी हैं MCQ का टेस्ट के लिए? आई होप आप सभी लोग रेडी होंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इन तीनों का क्वेश्चंस को करेंगे। तो जो लोग अभी तक से इस वीडियो को शेयर और लाइक नहीं किए तो जल्दी से आप सभी लोग एक बार तेज़ी से इस लिंक को शेयर और लाइक कर दीजिए, तो ताकि सभी स्टूडेंट जुड़ जाएँ। तो चलिए, आप सभी लोग रेडी रहिएगा। ज़्यादा फास्ट करने की कोशिश करेंगे हम लोग आज, ठीक है? तो चलिए, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ गया है। कहता है वेग का एसआई मात्रक होता है। थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। हाँ, वेग का एसआई मात्रक होता है। क्या होता है दोस्तों वेग का एसआई मात्रक? ऑप्शन नंबर ए है ms² यानी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर बी है मीटर प्रति सेकेंड। ऑप्शन नंबर सी है किलो प्रति मीटर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी है किलोमीटर प्रति घंटा। तो वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो फटाफट आप सब लोग कमेंट में उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं कौन स्टूडेंट सही बताते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसका मिलाइएगा। जो लोग आंसर करें वो लोग मिलाते भी चलिएगा। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर दोस्तों? तो जो लोग दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बता रहे मीटर प्रति सेकेंड, तो उसका राइट है, ठीक है? बहुत अच्छा, आप सभी का सही होगा बी, ऑप्शन नंबर मीटर प्रति सेकेंड होता है इसका एसआई यूनिट, ठीक है? अगर बीमा पूछ दे तो क्या होगा? बीमा आप सभी लोग बताओ, क्वेश्चन में पूछ देता है वेग का विमा पूछता है, तो आप सभी लोग बताओ तो वेग का विमा क्या होता है? जल्दी से बताइए। क्वेश्चन आता है बीमा से, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। देखिए, इसका एसआई यूनिट क्या है? मीटर। मीटर किसका मात्रक है दोस्तों? लंबाई को। और लंबाई को हम लोग क्या लिखेंगे? एल लिखेंगे। बट्टा में समय, सेकंड क्या है? समय का। समय को हम लोग टी से लिखते हैं। तो यहाँ पर से देखिए बीमा का क्या हो जाएगा? बीमा इस तरीके से लिखा जाता है एल, और ऊपर में जाएगा ये, तो क्या हो जाएगा? टी के पावर -1। तो ये क्या हो गया? हमारा बीमा हो गया। बीमा मुख्य रूप से दोस्तों मैं बता दूँ, बीमा का जो मुख्य रूप से होता है वो होता है मास, द्रव्यमान जिसको कहेंगे, ठीक है? इसको हम लोग लिख देते हैं द्रव्यमान, और इसको लंबाई, ठीक है? लंबाई, इसको समय। ज़्यादातर देखिएगा ना तो इन तीनों के रूप में ही रहेगा, ठीक है? इन तीनों के रूप में ही रहेगा। एक और आ जाता है एम्पियर, ठीक है? धारा वगैरह में आ जाएगा, एम्पियर का यूज हो जाएगा। धारा हो गया या विद्युत क्षेत्र हो गया, कुछ में भी, ठीक है? तो इन तीनों चारों को याद रखिएगा, ठीक है? ऐसा यूनिट सबका निकल जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप सभी लोग रेडी हो जाइए। देखिए आ रहा है क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे। चलिए आ गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 2 दोस्तों, किसी गतिशील पिंड का वेग आधा करने से उसका संवेग हो जाता है। देखिए, किसी भी कोई भी पिंड यानी कि वस्तु है, उसका वेग को हम लोग क्या कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं। तो उसका संवेग में क्या फ़र्क पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए है आधा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी है दुगना हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी है चौगुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी है चौथाई हो जाएगा, यानी कि 1/4, ठीक है? तो क्या होगा? संवेग का क्या स्थिति होगा? आप सभी लोग उत्तर करके कमेंट में ज़रूर बताइए। चलिए, हाँ जी, सभी लोग मिलाइएगा दोस्तों जो लोग उत्तर कर रहे हैं। तो देखिए, गतिशील पिंड का वेग क्या करे, पहले हम लोग को पता होना चाहिए संवेग का फॉर्मूला क्या होता है। तो संवेग का फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, द्रव्यमान गुने वेग, ठीक है? द्रव्यमान गुने वेग, यह यानी कह सकते हैं P = mv, कह सकते हैं ना। अब क्या कर रहा है नया वाला में कि वेग को हम लोग आधा कर रहे हैं। चलिए, P = m इंटू वेग को क्या कर रहे हैं? आधा कर रहे हैं, ठीक है? आधा कर दिए, आधा कर दिए ना। देखिए फिर से फ्रेश में लिखते हैं, P बराबर क्या हो जाएगा? m इंटू P/2। अब आपको इधर याद रखना चाहिए P बराबर क्या होता है? mv होता है। तो देखिए अब हम लोग लिख सकते हैं P1 लिखेंगे क्योंकि नया है, यहाँ पे नया वाला कह रहा है। तो mv/2, तो यहाँ पर से P' जो हमारा बराबर होगा, अभी हम लोग जानते हैं इसको, मान लो इक्वेशन 1। तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा? mv को हम लोग क्या कर सकते हैं? P/2, यानी कि, और P को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? संवेग कहते हैं। तो यानी संवेग का क्या हो जाएगा? 1/2, यानी कि आधा। 1/2 को हम लोग क्या कहते हैं? आधा। P, देखिए यहाँ पर से हम लोग लिख सकते हैं
पी डैश बराबर पी गुने 1/2, और 1/2 को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, आधा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका बहुत अच्छा राइट है, आधा हो जाएगा, याद रखिएगा। या इस तरीके से भी कह सकते हो, इस तरीके से भी कि P बराबर क्या होता है, MB होता है। यदि दोस्तों वेलोसिटी में घटाएगा यानी आधा करेगा तो E भी आधा होगा, या मास में यानी कि द्रव्यमान में यदि घटाएगा तो E भी घटेगा, अगर इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, याद रखिएगा। यानी कि वेग क्या कर रहा है, घटा रहा है, आधा हो रहा है, तो आपका संवेग भी क्या होगा, आधा होगा, डायरेक्ट याद रखिए चुटकी में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आधा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पे है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कोई घोड़ा 20 के, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, यहाँ पे कहता है क्वेश्चन नंबर 3, कोई घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खिसका, ठीक है, यहाँ लिख सकते खिसकाता, ठीक है, खिसकाता है, ठीक है, ता छूट गया है, खिसकाता है, तो घोड़े द्वारा तय किया गया कार्य क्या होगा। देखिए वो जो गाड़ी था, एगो गाड़ी था, घोड़ा गाड़ी, आप लोग जानते हो ना तांगा, उसको 20 न्यूटन के बल से घोड़ा खींच रहा है, कितना दूरी तक, 5 मीटर तक, तो उसने कितना कार्य किया। आप लोग को याद होना चाहिए, कार्य बराबर फार्मूला याद होगा, आसानी से बन जाएगा। ऑप्शन नंबर ए 5/10 जूल, ठीक है, इसको क्या कहेंगे 5/10 जूल, याद रखिए। इसको कहेंगे 20/5 जूल, ठीक है, 20/5 जूल। फिर इसको क्या कहेंगे 20 गुने 5 जूल, और 20 गुने, यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, इसको लिखेंगे कैसे, 20 गुने 5/9.8 जूल। तो कौन सा राइट आंसर होगा, आप सभी लोग उत्तर बताइए जरूर। हाँ जी, क्या होगा, तो चलिए देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखिए घोड़ा है जी, बल लगा रहा होगा कितना दूरी तक, तो आप लोगों को वर्क बराबर फॉर्मूला पता होगा, F/S, याद है, F/S, जहाँ F हमारा बल है और ये S क्या है, विस्थापन है, यानी कि दूरी है। तो आपका दूरी कितना है 5 मीटर, और बल कितना है 20 न्यूटन, 20 न्यूटन, तो ये क्या कर रहा है, गुना में कर रहा है, तो 20 गुने 5, 20×5 100, 100 जूल, यानी कि काम करेगा 100 जूल। आपको कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी, देखिए 20×5 100 जूल, ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है। कितना सिंपल क्वेश्चन है, बस इसी टाइप का पैरामेडिकल में आता है। तो आप सब लोग जल्दी से वीडियो को एक बार शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट हमारे साथ जुड़े और इस MCQ के क्लास का मजा उठाए प्रतिदिन 8 बजे शाम में, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, है ना, बढ़ जाते हैं दोस्तों। आप लोग उपस्थिति को डेली बढ़ाओ तब मुझे भी मजा आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे कहता है ध्वनि की आवृत्ति 50 हर्ट्ज है। देखिए अब ध्वनि की आवृत्ति क्या दे दिया, 50 हर्ट्ज दे दिया है, तो आवर्त का मान क्या होगा, यानी आवर्त काल क्या होगा, टाइम पीरियड क्या होगा दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 0.001 सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी है 0.002 सेकेंड, ऑप्शन नंबर सी है 0.02 सेकेंड, ऑप्शन नंबर डी है 0.2 सेकेंड। कौन सा होगा राइट आंसर। देखिए आप सभी लोग इस सब क्वेश्चन को इसलिए नहीं बना पाते हो ना दोस्तों, क्योंकि आपको फॉर्मूला नहीं याद होता है। अब फॉर्मूला याद रखिए ना तो चुटकी में बन जाएगा, इसका समय लगता है। देखिए कैसे, अब देखिए मैं आपको हिंट दे देता हूँ, जो आवर्त काल होता है उसे हम लोग टी से सूचित करते हैं, और 1/t हर्ट्ज। लो अब बना दो, अब नहीं बनाओगे, अब बना दो, अब आपके सामने आंसर हो जाएगा। देखिए क्या होगा राइट आंसर, देखिएगा टी बराबर हम लोग क्या जानते हैं 1/हर्ट्ज। अब 1/हर्ट्ज, हर्ट्ज में कितना दिया हुआ है, आवृत्ति जिसको हम लोग कहते हैं 1/50। 1/50 कहने का मतलब लिख सकते हैं 1/5 गुने 1/10, कोई दिक्कत। अब 1/5 को आप लोग क्या करो, 5 से 10 में डिवाइड करो, 5 से क्या करो 10 में डिवाइड करो, तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 0. ठीक है, यहाँ पर 0 नहीं होगा, 1, यहाँ पे सॉरी 2 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पॉइंट बैठाएंगे 0 आ जाएगा, 2 लगाएंगे 10 खत्म। तो यानी कहने का मतलब मेरा है दोस्तों कि यहाँ पर जो मान आ जाएगा 1/5 का, ठीक है, 1/5 का कितना आ जाएगा 0.2, और फिर नीचे में 10 आ जाएगा, फिर तो क्या हो जाएगा 0.02। तो यहाँ पे इतना सेकेंड में क्या होगा 50 हर्ट्ज, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है ना, राइट हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर बढ़ते हैं।
तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यहाँ पे सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का तापमान होता है। हाँ दोस्तों, सेल्सियस में यानी कि मानव शरीर का तापमान कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 38 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी 36 डिग्री 36.8 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी 98 डिग्री सेल्सियस। क्या होगा? हाँ जी, क्या होगा दोस्तों? सेल्सियस में बताइएगा सोच समझ के। हाँ, क्या हो जाएगा राइट आंसर? वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब देखिए जो मानव सामान्यतः आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा एक इस तरह से पूछा जाता है कि मानव शरीर का सामान्यतः ताप कितना होता है। अब इसका बताओ, सेल्सियस में नहीं, अब पूछा जाएगा आपसे कि मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तब आप लोग क्या आंसर बताओगे? जल्दी से बताओ, तो जल्दी से आंसर करिए कमेंट सेक्शन में। क्या होगा? हाँ जी, क्या हो जाएगा? 98.6 फैराड। ठीक है, फॉर्नेहाइट, सॉरी फैराड कर रहा हूँ, फॉर्नेहाइट। क्या हो जाएगा? फॉर्नेहाइट होता है। ठीक है, इसका शरीर को मापने के लिए हम लोग इस्तेमाल क्या करते हैं? थर्मामीटर का। बुखार को नापने के लिए हम लोग किस चीज़ का यूज करते हैं? थर्मामीटर का। और थर्मामीटर में मापा जाने वाला क्या होता है? फॉर्नेहाइट। ठीक है, तो यही फॉर्नेहाइट को दोस्तों सेल्सियस में बदला गया है, जिसका अप्रॉक्सीमेट मान आ जाता है 37 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। कहता है क्वेश्चन नंबर 6, पदार्थ अविभाज्य कणों से बना है। देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, कणों से बना है। ठीक है, पदार्थ अविभाज्य कणों से बना है, वह अविभाज्य कण कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप सभी लोग सुधार लीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर? अविभाज्य कण कौन है? ऑप्शन नंबर ए अणु, ऑप्शन नंबर बी ए परमाणु, ऑप्शन नंबर सी ए तत्व, ऑप्शन नंबर डी यौगिक। हाँ जी, तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है, परमाणु। ठीक है, क्या होगा? परमाणु हो जाएगा। ठीक है, परमाणु अविभाज्य होता है और यही जो रिएक्शन होता है उसमें परमाणु ही भाग लेता है। जैसे ओ हो गया ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यानी कि एक एटम रहेगा वही, उसी को हम लोग क्या कहेंगे? परमाणु कहेंगे। अब O2 हो जाएगा ना, तो ये क्या हो जाएगा? अणु में चला जाएगा, क्योंकि उसमें 2 हो गया, एक से अधिक हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है किसी अक्रिय गैस के बाह्यतम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। यानी कि जो अक्रिय गैस है हमारे सामने, हीलियम, नियॉन, जेनॉन, इस तरह के गैस हैं, इनमें बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए है 6, ऑप्शन नंबर बी है 7, ऑप्शन नंबर सी है 8, ऑप्शन नंबर डी है 9। क्या होगा राइट आंसर? ठीक है, क्या होगा? तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, 8 होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी जो बाहरी सेल होगा उसमें क्या होगा? पूर्ण रूप से भरा होगा। इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में 8 होगा, तो यानी कि वह अब किसी से लेन देन की प्रक्रिया नहीं करेगा, यानी कि ना ही इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? एक तरह से अस्थायी हो जाता है, और अस्थायी को हम लोग क्या कहते हैं? अक्रिय गैस कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अक्रिय गैस कौन कौन से, तो आपको मालूम चल ही गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है किस प्रकार के किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? किस प्रकार की किरण के सबसे वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरणों की, ऑप्शन नंबर बी बीटा किरणों की, ऑप्शन नंबर सी गामा किरणों की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से आप सभी लोग कमेंट करके बताइए। वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गामा किरणों की। ठीक है, गामा किरणों की दोस्तों सबसे वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब देखिए जो पैरामेडिकल में एक तरह से और पूछा जाता है कि किस प्रकार के किरणों की आपकी वेधन क्षमता नहीं, आयनन क्षमता रहेगा। ठीक है, आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है। अब किस किरण की होती है? जल्दी से आप सभी लोग ऑप्शन देख करके बताओ तो, किस प्रकार के किरण की आयनन क्षमता सबसे अधिक होती है? ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरणों की, ऑप्शन नंबर बी है बीटा किरणों की, ऑप्शन नंबर सी है गामा किरणों की, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? तो बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका बहुत अच्छा राइट है, अल्फा किरण। ठीक है, अल्फा किरण का क्या होगा? आयनन क्षमता सबसे अधिक होता है। अब देखिए कुछ इस तरीके से पूछ देगा कि किस प्रकार की किरण की आयनन क्षमता सबसे कम होती है, तो वो तो गामा किरण हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे पता है आपको वेधन क्षमता सबसे अधिक होगा तो आयनन क्षमता कम होगा, और जब आयनन क्षमता सबसे अधिक होगा तो वेधन क्षमता कम हो जाएगा। और आयनन क्षमता सबसे अधिक किसका होता है? तो अल्फा किरण का होता है। तो इसमें कंफ्यूजन मत होइए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलिए
क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। जो मेंडलीव ने आवर्त सारणी बनाया था उसमें परमाणुओं को किस रूप में सजाया है। जो आधुनिक आवर्त सारणी आप लोग देखते हैं जैसे हाइड्रोजन 1, हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4 इस तरह से सजा हुआ है, वो किसके आधार पर मेंडलीव का आवर्त सारणी, ठीक है, मेंडलीव का, आधुनिक नहीं, मेंडलीव में किस प्रकार से है, किसको ध्यान रखते हुए उसको बनाया गया था। ऑप्शन नंबर ए है परमाणु द्रव्यमान सहित, ऑप्शन नंबर बी है परमाणु संख्या, ऑप्शन नंबर सी है परमाणु आयतन, ऑप्शन नंबर डी है परमाणु घनत्व। हाँ जी, तो क्या होगा राइट आंसर। तो चलिए मिलाते चलिएगा आप सभी लोग। देखिए परमाणु द्रव्यमान को मेंडलीव ने रखा था, और जो आधुनिक है यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है, परमाणु द्रव्यमान यहाँ पे हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जो आधुनिक जो वाला है, आधुनिक आवर्त सारणी, उसमें क्या है, परमाणु संख्या को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसमें क्या होगा, इसमें पूरा एटम अच्छी तरीके से सज गया है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान में क्या होता था, नहीं अच्छे से सज पाता था। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर मेंडलीव के लिए ए हो जाएगा। अगर क्वेश्चन आपको पूछ देगा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को वर्गीकरण किस आधार पर रखा गया है, तो आपको क्या मानना है, क्या मानना है बताइए। तो आधुनिक आवर्त सारणी में क्या मानिएगा, हाँ जी, क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि परमाणु संख्या। ठीक है, याद रखिएगा परमाणु संख्या। क्वेश्चन बस घुमा फिरा के करता है, क्वेश्चन का मतलब वही होता है लेकिन घुमा फिरा के करता है। यहाँ पे मेंडलीव के लिए परमाणु द्रव्यमान, एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, मेंडलीव के लिए परमाणु द्रव्यमान और आधुनिक के लिए परमाणु संख्या। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें तत्वों की संयोजकता क्या होती है। ऑप्शन नंबर ए घट जाती है, ऑप्शन नंबर बी बढ़ जाती है, ऑप्शन नंबर सी अपरिवर्तित रहती है, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑक्सीकरण, ठीक है, ऑक्सीकरण क्या वह प्रक्रिया जिसमें क्या होता है, तत्वों का संयोजकता क्या होता है। अब आप लोग सुन लीजिए ऑक्सीकरण क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन का क्या होगा, योग होगा, जुटेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ऑक्सीकरण कहेंगे। यानी कि कहने का मतलब ऑक्सीजन जुटना और हाइड्रोजन हटना ऑक्सीकरण कहलाता है, और ऑक्सीजन हटना और हाइड्रोजन जुटना वो अवकरण कहलाता है। ठीक है, ये पता हो गया ऑक्सीकरण और अवकरण। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, संयोजकता क्या होता है दोस्तों, तो वो क्या होता है, बढ़ जाएगा। जब भी ऑक्सीकरण भी हो, किसी भी तत्व का ऑक्सीकरण करिएगा तो उसकी संयोजकता जो होगी, क्या कहते हैं उसको, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, जल्दी से बताइए तो, वैलेंसी। ठीक है, वैलेंसी कहते हैं। ठीक है, वैलेंसी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक है, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 बायो का क्वेश्चन दिख रहा होगा। अब बायो से क्वेश्चन आएगा, कहता है रक्त किस प्रकार का उत्तक है। ऑप्शन नंबर ए है पेशी, ऑप्शन नंबर बी है संयोजी, ऑप्शन नंबर सी है तंत्रिका, ऑप्शन नंबर डी है उपकला। देखिए रक्त जो है किस प्रकार का टिश्यू है, उत्तक है, जल्दी से उत्तर करके बताइए। हाँ जी, और टारगेट रखिए दोस्तों कि आप सभी को 15 में 15 IMCQ में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे आंसर। यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, रक्त किस प्रकार का उत्तक है, तो वो संयोजी है, तरल है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी संयोजी। ठीक है, कहीं कहीं पे आपको तरल देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आपको तरल भी मारना है, तरल संयोजी उत्तक। ठीक है, तरल संयोजी उत्तक यानी कहने का मतलब लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड पानी के जैसा। ठीक है, द्रव्य, तो याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 कहता है दोस्तों मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। देखिए नॉर्मल क्वेश्चन अभी चल रहा है, धीरे धीरे लेवल हाई होते चलेगा। आप सभी को लग रहा है कि सर इतना हल्का पूछा जाता है, नहीं बाबू, आपको याद है तब हल्का लग रहा है, अब इसका लेवल धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, धीरे धीरे। ठीक है, चलिए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कहता है 204, ऑप्शन नंबर बी कहता है 206, ऑप्शन नंबर सी कहता है 207, ऑप्शन नंबर डी है 209। तो क्या होगा, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कुल कितनी होती है, तो याद करना कितना होता है, जल्दी से बताओ तो क्या हो जाएगा दोस्तों। तो वो जो लोग ऑप्शन नंबर बी 206 बता रहे हैं उनका राइट है। ठीक है, कितना होता है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या 206 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कहता है मानव शरीर में कहाँ रक्त शुद्ध होता है। देखिए मानव शरीर में रक्त कहाँ शुद्ध होता है, ऑप्शन नंबर ए हृदय, ऑप्शन नंबर बी फेफड़ा, ऑप्शन नंबर सी वृक्क, ऑप्शन नंबर डी धमनी।
देखिए आंसर बताइए जल्दी से आप सभी लोग फटाफट। हाँ जी, क्या होगा राइट आंसर? हाँ दोस्तों, क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। जो लोग नहीं जानते वो लोग जान लीजिए, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपको पैरामेडिकल में देखने को मिलेगा। हाँ जी, ऑप्शन नंबर ए जो बता रहे हैं उनका राइट है हृदय। देखिए हृदय क्या होता है? हृदय हमारे शरीर को पंप करता है। आप लोग जानते हो ना कि हृदय धड़कता है, 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? जल्दी से बताइए तो, हृदय 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? 1 मिनट में कितना बार धड़कता है? जल्दी से बताइए तो, क्वेश्चन आता है। हाँ जी, कितना बार में? 72 बार। ठीक है, याद रखिएगा कितना बार? 72 बार। चलिए ये तो हो गया। और ये जो धड़कता है ना, जिसके कारण क्या होता है? हमारे शरीर में गंदा रक्त शुद्ध रक्त में हो जाता है, यानी कि पंप करता है, एक तरह से पंप करते हैं ना, वही करता है हृदय। और उसी कारण गंदा रक्त शुद्ध हो जाता है, और शुद्ध वाला क्या करता है? उसको धमनी लेकर के जाता है, सभी शरीर में पहुंचा देता है। और जो गंदा रक्त लाता है ना दोस्तों, वो सीरा लाता है। ठीक है, सीरा। ठीक है, तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है। कहता है लाल रक्त कण जीवन काल होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल कितना दिन तक होता है? यानी कि लाल जो रक्त होता है वो कितना दिन तक जीवित रहता है? ऑप्शन नंबर ए 90 दिन, ऑप्शन नंबर बी 120 दिन, ऑप्शन नंबर सी 125 दिन, ऑप्शन नंबर डी 140 दिन। तो क्या होगा राइट आंसर? आप सभी लोग जल्दी से बताइए तो। बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन आज लेकर के आए दोस्तों, और धीरे धीरे आपका लेवल हाई करूंगा, ताकि आप सभी लोग हर एग्जाम के लिए पैरामेडिकल को अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो सके पैरामेडिकल के लिए। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लाल रक्त कण का जीवन काल क्या होता है? तो वो होता है ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है। बहुत अच्छा, 125 दिन होता है। ठीक है, कितना होता है दोस्तों? सॉरी, यहाँ पे 125 नहीं होगा, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 120 दिन होगा। ठीक है, क्या होगा? 125 नहीं होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो बता रहे हैं उनका राइट है, 120 दिन तक जीवित रहता है लाल कण। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 15 और लास्ट है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का आसानी से उत्तर दीजिए। कहता है 15 नंबर, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या होती है, यानी दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? ऑप्शन नंबर ए 28, बी है 30, सी कहता है 32 और डी कहता है 34। जल्दी से बताइए तो आप सभी लोग, वयस्क मानव में दांतों की कुल संख्या कितनी होती है? हाँ जी, बहुत अच्छा, सभी लोग, आई होप आप सभी लोग सब लोग सही आंसर बताइएगा। क्या होता है? हाँ जी, ऑप्शन नंबर सी जो बता रहे हैं उनका राइट है, 32 गो होता है। ये तो सभी को पता है, 32 गो दांत होता है। ठीक है, और दांत कितने प्रकार के होते हैं पता है? बताइए तो, दांत कितने प्रकार के होते हैं? हाँ जी, क्या होगा? वो 2 प्रकार के होते हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई को हम लोग क्या कहते हैं? दूध के दांत कहते हैं, जो हमें बचपन में होता है और टूट जाता है। और देखिए एक क्वेश्चन आपको आता है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी को क्या कहते हैं? क्वेश्चन बताइए तो, शरीर की सबसे मजबूत हड्डी को, मजबूत, रुक जाइए, मजबूत हड्डी कहाँ की होती है? तो ये तो पता है कि दांत की होती है, लेकिन उस परत को हम लोग क्या कहते हैं? याद है आपको? तो याद है तो कमेंट में बताइए तो जल्दी से। हाँ जी, क्या कहते हैं दोस्तों? तो वो कहते हैं एनामेल। ठीक है, एनामेल कहते हैं। ठीक है, एनामेल कहते हैं दोस्तों। और ये दांत का जो ऊपरी परत होता है पत्थर के जैसा, उसको कहते हैं सबसे मजबूत माना जाता है पूरे शरीर में। और सबसे लंबी कौन सा होता है? मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी, सबसे लंबी हड्डी किसको कहते हैं? जल्दी से बताओ। अब देखो, अब कहता है कि लंबी हड्डी, अब लंबी हड्डी किसको कहते हैं? आपको पता है तो जल्दी से बताइए। हाँ जी, ये भी क्वेश्चन आ सकता है, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? जल्दी से कमेंट में जवाब दो। अभी नहीं जाना है, अभी क्वेश्चन का भंडार आया हुआ है, अभी क्वेश्चन का भंडार आया हुआ है। तो चलिए इस लास्ट क्वेश्चन को दे दीजिए। क्या हो जाएगा दोस्तों? जांग की हड्डी। सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है? तो जांग की लंबी हड्डी होती है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी लोग प्रतिदिन हमारे साथ 8 बजे मिल सकते हैं। और जो लोग अभी तक से टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर नहीं ज्वाइन किए तो जल्दी से ज्वाइन हो जाइए। और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।